हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप। आज यहाँ पर हम CU2 जनरल टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि ये जो पेपर हुआ है 21 मई 2023 को हुआ है और ये शिफ्ट 2 में हुआ था। हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2024 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इन सभी चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि 2023 शिफ्ट 2 में किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे IGMRI कहते हैं, इज सिचुएटेड एट, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है हापुड़, ऑप्शन सेकेंड है बागपत, ऑप्शन 3 है अमरोहा, ऑप्शन 4 है वाराणसी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं हापुड़ जो है यूपी में है। हापुड़ कहाँ पे है? यूपी में पड़ता है। और इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कहाँ की गई थी? 1958 में की गई थी इसकी स्थापना। और मैं बात करूं कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है तो ये यूपी में है और इसका हापुड़ आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। कह रहा है क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डील विथ फिलोसफिकल मैटर ऑफ बुद्धा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बुद्ध के दार्शनिक विषयों से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है विनय पिटक, ऑप्शन 2 है सुत्त पिटक, ऑप्शन 3 है अभिधम्म पिटक, ऑप्शन 4 है दीपवंश। ऑप्शन 4 दीपवंश। ओके, तो आते हैं, देखते हैं अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानते हैं सभी ऑप्शन के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं विनय पिटक क्या कहता है। विनय पिटक जो है, अगर मैं बुद्ध की बात करूं, गौतम बुद्धा की बात करूं, तो इनका जो भी इन्होंने अपनी चीजों को दिया हुआ है लोगों को, ठीक है, जो भी ज्ञान दिया हुआ है लोगों को, उन सभी ज्ञानों को 3 बुक में लिखा गया, जिसे पिटारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिटारी कहते हैं इसको। ठीक है, तो तीनों पिटारियों में उनके सभी ज्ञानों को रखा गया है। बुद्ध के सभी ज्ञानों को रखा गया है इन तीनों पिटारियों में। पहला पिटारी आता है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या लिखा गया है? जो भी रूल्स और रेगुलेशन है, क्या है? जो नियम कानून है बौद्ध धर्म के और संघ में जाकर के रहने के, उन सभी के बारे में विनय पिटक में कहा गया है। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्धा की, मतलब कि भगवान बुद्ध की शिक्षा के बारे में बताया गया है, बुद्धा की टीचिंग के बारे में बताया गया है सुत्त पिटक में। ऑप्शन 3 देखते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में ही बुद्धा की फिलोसफिकल बातें, दार्शनिक विषयों के बारे में बताया गया है। बुद्धा के दार्शनिक विषयों में जो हमारा क्वेश्चन है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित कौन सा है, तो वो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में ही बुद्ध भगवान की दार्शनिक बातों को, फिलोसफिकल बातों को बतलाया गया है। एक ऑप्शन दिख रहा है दीपवंश, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चौथा ऑप्शन दीपवंश। तो ये सबसे ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है श्रीलंका का। मतलब कि अगर हम श्रीलंका का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, जैसे हमारे पुराण वगैरह, महाभारत वगैरह, रामायण वगैरह, है ना, वेद वगैरह, इन सब से हमें अपने प्राच्य की इतिहासों का पता चलता है कि हमारे पहले के कैसे इतिहास थे और क्या था। वैसे ही अगर श्रीलंका के इतिहास को हमें जानना होगा तो दीपवंश हमें पढ़ना होगा। ये वहां की हिस्ट्री के बारे में बताता है। और ये बुक जो दीपवंश है, ये 3rd सेंचुरी में लिखा गया है, 3री शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, तो दूसरे का आंसर क्या होगा? अभिधम्म पिटक, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अभिजीत विनायक बनर्जी won the Nobel Prize in Economic Science in 2019 for his experimental approach to। अभिजीत विनायक बनर्जी ने अपने प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए 2019 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल
पुरस्कार जीता, ये किस लिए जीता था? ऑप्शन नंबर पहला है एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर दूसरा है स्ट्रगल अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब कि बच्चों के दमन के विरुद्ध संघर्ष, ऑप्शन थर्ड है मेकिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम फिजिक्स टू बायोलॉजी, भौतिक से जीव विज्ञान में परिवर्तन करना, ऑप्शन फोर है ब्रेक थ्रू इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता। तो देखिए जो अभिजीत विनायक बनर्जी है, इनको किस चीज में मिला हुआ है? ग्लोबल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, वैश्विक गरीबी को कम करना, मतलब कि तीसरे का जो आंसर होगा वो पहला आंसर होगा। ये वैश्विक, मतलब वैश्विक का मतलब होता है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में गरीबी को खत्म कर देना, एलिवेट कर देना, खत्म कर देना, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, किस फील्ड में मिला हुआ है? इकोनॉमिक के फील्ड में मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से नोबेल पुरस्कार अलग अलग जगहों पे मिलता है। ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार अलग अलग जगहों पे मिलता है और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मिलता है। ऑप्शन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है पहला ऑप्शन कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सोडियम कार्बोनेट ऑक्टाहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने आंसर की ओर। जो केमिकल नेम है वॉशिंग सोडा का, वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? पहला होगा सोडियम कार्बोनेट डेका मतलब क्या होता है? 10। हम लोग पढ़े हैं ना नोमेनक्लेचर में, मीथ, ईथ, प्रोप, ओके, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डॉक। ठीक है ना, तो 10 तक ऐसे होते हैं। वैसे ही यहां पर जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, क्या होता है? मैं फिर से बोल रहा हूं, Na2CO3 डॉट 10H2O होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। अब हम लोग ये जान गए कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 10H2O, ये वॉशिंग सोडा का मतलब कि फॉर्मूला होता है। अब हम लोग कभी कभी क्वेश्चन मान लो आ गया कि बेकिंग सोडा, बेकिंग मतलब पकाने वाला सोडा जो कि हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, अगर इस सोडा का फॉर्मूला पूछ लेगा तो हम लोग क्या जवाब देंगे? तो जो अगर पूछता है एग्जाम में कि बताओ भाई बेकिंग सोडा का क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? NaHCO3। NaHCO3 इसका क्या है? फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का। NaHCO3 बेकिंग सोडा का है, याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, तो हम लोग क्या इसका जवाब देंगे? CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। कभी कभी जिप्सम पूछता है, क्योंकि जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो जिप्सम का फॉर्मूला अगर पूछता है तो आप लोगों को जवाब देना है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O, ये है जिप्सम का फॉर्मूला। ओके, तो मैंने इन चारों फॉर्मूलों को डिस्कस कर दिया है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पांचवें क्वेश्चन। आप लोगों ने देखा कि हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है और यहां पर एक क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आया हुआ है, एक क्वेश्चन करंट अफेयर नोबेल प्राइज का आया हुआ है, कह सकते हैं हम लोग। और पहला जो क्वेश्चन था IGMRI, ये भी कहीं ना कहीं न्यूज में होता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन साइंस से आया हुआ, तो ज्यादातर टेक्निकल क्वेश्चन करंट अफेयर को टच करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमें अभी 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मिला है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन विच ईयर द ऑर्गेनाइजेशन नेम ललित कला अकादमी वाज एस्टैब्लिश्ड, ललित कला अकादमी नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ललित कला अकादमी नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर पहला है 1951, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1952,
ऑप्शन नंबर तीसरा है 1953 और चौथा ऑप्शन है 1954। ओके, तो इन सभी ऑप्शन को हम लोग देख चुके हैं कि 1 2 3 4 में क्या क्या लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि ललित कला अकादमी ये है कहां पर, है ना। कहीं पर इसका हेडक्वार्टर होगा, कहीं पे इसकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही होगी। तो ललित कला अकादमी कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। कहां पे है? न्यू दिल्ली में ललित कला अकादमी है। ओके, दूसरी बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई है 1954 में हुई है। 1954 में 5 अगस्त 1954 को ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आंसर होगा पांचवे का, वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1954 क्या हो जाएगा? 1954 ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्थापना कौन किया था, है ना। मान लो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी तो पूछ सकता है कि कौन से व्यक्ति थे जो कि इसकी स्थापना करवाए थे, इसका इनॉग्रेशन किए थे, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही इसकी उद्घाटन वगैरह इनॉग्रेशन की थी। ठीक है, इसका उद्घाटन कौन किया है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, हम ये बता दें, जो हमारे भारत का आजाद होने के बाद पहली जो कैबिनेट बनी थी, वो पहली कैबिनेट में ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। ओके, तो पांचवे का ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हु हैज रिटन द बुक पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी है? पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर पहला है कालिदास, दूसरा है पंडित विष्णु शर्मा, तीसरा है महादेव वर्मा, चौथा है अश्वघोष। अश्वघोष। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं कालिदास। कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की हैं और पता है कि कालिदास भारत में कितने प्रसिद्ध है ना लेखक हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं कालिदास हमारे यहाँ। तो इन्होंने कुछ बुक लिखी हैं, किताबें लिखी। इसका नाम कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत। ये सारी किताबें कौन लिखा है? कालिदास। कौन कौन किताबें? मैं एक बार रिपीट करता हूँ। कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत। ये सारी किताबें कालिदास के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है पंडित विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा, ठीक है, ये संस्कृत पोएट थे। ठीक है, और इन्होंने पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी थी। तो छठवें का जो आंसर होगा वो सेकेंड आंसर होगा। पंडित विष्णु शर्मा ने ही इसका, ठीक है, पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, छायावादी युग, मतलब कि महादेवी वर्मा के बारे में। मैंने छायावादी क्यों कहा? क्योंकि एक कवियों का एक एज होता है, किस एज में वो किस चीज को लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो महादेवी वर्मा थी ये छायावादी युग की कवि थी, काफी अच्छी कविताएं लिखती थी। ठीक है, इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। ठीक है, इनका जन्म 1907 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी महादेवी वर्मा का। और ये छायावादी युग की कवि में से एक फेमस कवि है ना, प्रमुख कवि हैं एक। और भी छायावादी कवि हैं, निराला हो गए, पंत हो गए। निराला, पंत, ये सभी के सभी क्या हैं? छायावादी युग के कवि हैं। बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते हैं, कभी आप इनको पढ़ के देखिएगा। अगले ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, अश्वघोष। अश्वघोष जो है उन्होंने बुद्ध चरितम नामक पुस्तक अश्वघोष ने लिखी थी। तो याद रखना है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा हुआ है, पंडित विष्णु शर्मा ने क्या लिखा हुआ है? पंचतंत्र लिखा हुआ है, और कालिदास ने मैंने बताया कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत इत्यादि पुस्तकों को लिखा हुआ है। ठीक है, एक और भी कवि है, काफी फेमस है। ठीक है, कल्हड़। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछता है कि कल्हड़ की पुस्तक की नाम क्या है? कल्हड़ के पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी।
क्या नाम है कल्हड़ की पुस्तक का नाम? राजतरंगिणी। और एक पुस्तक है बिल्हड़, याद रखना है, कल्हड़ अलग है, बिल्हड़ अलग है। बिल्हड़ जो है विक्रमांक देव चरितम, याद रखना है, कल्हड़ राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में जो किताब है कल्हड़ के द्वारा लिखा हुआ, इस किताब में जम्मू कश्मीर के इतिहास को बताया गया है। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछाता है कि जो कल्हड़ ने पुस्तक लिखी है राजतरंगिणी, ये किसके बारे में बताया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के इतिहास को बताया गया है इसमें, ठीक है। और बिल्हड़ की जो पुस्तक है वो है विक्रमांक देव चरितम। विक्रमांक देव चरितम किसकी बुक है? बिल्हड़ की, ठीक है। तो याद रखना है, दो बुक एक्स्ट्रा बताइए ऑप्शन के अलावा भी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इसमें मैच कराना है हम लोग को, ठीक है। इवेंट और ईयर, कौन सा इवेंट किस साल में हुआ था, है ना, कौन सी घटनाएं किस वर्ष में हुई थी ये बताना है। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन 1905 में, मतलब कि ए का क्या होगा? 4, ए का क्या होगा? 4। अगर ए का 4 हम लोग मैच कराते हैं, ऑप्शन में देख रहे हैं, अगर आप लोग भी देख सकते हैं ऑप्शन में, तो यहां पे हमें ए का 4 में 3 और 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3 और 4 में से ही कोई एक होने वाला है। मतलब कि हम लोग को अगर सिर्फ एक आता है फिर वो 50-50 पर पहुंच जाते हैं। मतलब कि अगर आप 50-50 पर पहुंच जाते हो, अगर आपको लास्ट में आंसर तक नहीं पहुंचते हो, फिर भी आपको मार्क कर देना है। हो सकता है कि चांस ज्यादा होती है सही होने की। आप देखते हैं दूसरा ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो बी का 1, बी का क्या होगा? 1। अब आते हैं ऑप्शन की ओर। अब देखते हैं बी का 1 मतलब कि दोनों में है, ठीक है, 3 में भी है और 4 में भी है, दोनों में लिखा हुआ है। अब आते हैं सी, सी का क्या होगा? या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है। देखते हैं चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। कब हुआ है? 1917। तो सी का क्या हो गया? 2 हो गया। सी का क्या हुआ? 2। तो सी का 2 किस में दिख रहा है? 3 में। तो हम लोग, अगर हमें नहीं पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ है, फिर भी हम लोग अपने आंसर को टिक कर चुके हैं ऑप्शन नंबर 3 को। बात समझ में आ रही है? तो सिविल डिसोबीडियंस कब हुआ है? 1930 में, ठीक है ना। सिविल डिसोबीडियंस 1930 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है। नील की खेती के लिए हुआ था चंपारण सत्याग्रह। कभी कभी इसे तिनकठिया आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, तिनकठिया आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और ये गांधी जी का पहला भारत में सक्सेसफुल आंदोलन था। कभी कोई पूछता है कि बताइए गांधी जी का पहला सक्सेसफुल आंदोलन कौन सा था, तो ये है चंपारण आंदोलन, ठीक है। आते हैं 8वें पे, हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम के नियम से संबंधित है? वंशानुक्रम के नियम से कौन संबंधित है? ऑप्शन पहला है जॉर्ज जॉन मेंडल, ऑप्शन दूसरा है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन तीसरा है ल्यूनहॉक और चौथा है आइजैक न्यूटन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। पहला ऑप्शन इसका सही है। इन्होंने मटर पे इन्होंने अपना रिसर्च किया था, पी पे अपना रिसर्च किया था, ठीक है ना। अब चार्ल्स डार्विन की बात करें, चार्ल्स डार्विन, तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी किसने? चार्ल्स डार्विन ने बात की थी, ठीक है। चलते हैं आइजैक न्यूटन के बारे में, तो आप सब लोग जानते होंगे, बहुत सारी इन्होंने इन्वेंशन वगैरह की थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां भी मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ, एक में लिक्विड दिया हुआ है और दूसरे में पीएच वैल्यू दिया हुआ है कि किस लिक्विड की कितनी पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, पीएच वैल्यू होती है। तो पहला है मिल्क। मिल्क का जो पीएच होता है वो होता है 6.5। कितना होता है मिल्क का पीएच? 6.5। तो आते हैं ऑप्शन की ओर और मैच कराते हैं कि क्या ए का 2 कहां पर है। तो ए का 2 अगर हम देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है।
कौन कौन मिला हमें? ऑप्शन नंबर 1 और 2 मिल रहा है, ए का 2 अगर हम लोग मैच करा रहे हैं तो। अब और भी देखते हैं आगे, बी का 4, सी का ओके, डी का 1। अगर हम लोग इसी ऑप्शन में देखते हैं तो डी का क्या है? 1 1 मतलब है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि एप्पल जूस का क्या होगा? 3 होगा। हमें दो ऑप्शन मिल चुके हैं, ठीक है ना। डी का 1, क्योंकि डी का 1 हमें खोजने की, एप्पल जूस का हमें पता भी नहीं करना था कि क्या है क्या नहीं है, ये ऑलरेडी दे रखा है ऑप्शन में, अगर आपको मिल्क का पता है तो। डी का क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बी का, प्योर वाटर। प्योर वाटर का 7 होता है, ये सबको पता होता है मोस्टली, है ना। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होती है। कितनी होती है? 7, ठीक है। तो प्योर वाटर 7, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3। बी का क्या हो गया? 3। तो बी का 3 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमने कर दिया इसको करेक्ट, ओके। तो ऑप्शन क्या मिला हमें 9वें में? ऑप्शन नंबर 2, ओके। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया? 2। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी मैच मिलान करना है हमें। यहां पर दिया कॉन्स्टिलेशन और इंडियन नेम्स, कॉन्स्टिलेशन और इंडियन का नाम, ठीक है। इंडियन ने इसे क्या नाम दिया हुआ है? तो टॉरस, टॉरस जो है वृष बोलते हैं ना, कौन सी राशि तुम्हारी है? वृक्ष राशि, कुंभ राशि, है ना। तो कुंभ, मिथुन, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये सब वृक्ष वगैरह, धनु वगैरह, ये सब चीजें हैं ना, तो यहां से आती है निकल के। तो टॉरस, टॉरस किसका नाम है? तो टॉरस जो है वह वृक्ष का नाम है, ठीक है। टॉरस किसका नाम है? वृक्ष। ए का क्या होगा? 4 होगा। तो ए का 4 हमें कहां कहां दिख रहा है? 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखते हैं एक्वेरियस, ऑप्शन सी को देखो आप लोग, ठीक है ना। 10 का एक्वेरियस, एक्वेरियस से क्या होता है? कुंभ। कुंभ जो है एक्वेरियस को बोलते हैं। तो मतलब सी का क्या होगा? 2। तो सी का 2 किस में दिया हुआ है? देखते हैं, ऑप्शन में जाते हैं। सी का 2, सी का 2 केवल और केवल किस में है? 2 में है ना। सी का 2 अगर हम लोग मैच कराते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 में है। तो बस अगर हमें ये पता है कि एक्वेरियस, ठीक है, का इंडियन नेम क्या है? कुंभ है, तो हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे, हमें तीनों चारों की आवश्यकता नहीं है, अगर एक पता होता एक्वेरियस तो। ओके, हमें ऑप्शन मिल गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा 10वें का दूसरा, ठीक है। जेमिनी को क्या बोलते हैं? मिथुन बोलते हैं। आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, सुंदरबन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर स्थित है, ये बताना है। तो जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ, पहला उड़ीसा, दूसरा है असम, तीसरा है वेस्ट बंगाल, चौथा है बिहार। तो ये कहां पर पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, ठीक है। कहां पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? सही होगा। अब थोड़ी सी बात जानते हैं यहां पर अलग अलग ऑप्शन के बारे में। 11वें का ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। बंगाल टाइगर काफी फेमस होते हैं, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस भी है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द फाउंडर ऑफ इसरो। इसरो के संस्थापक कौन है? तो पहले जानते हैं इसरो का फुल फॉर्म। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्था जो कि स्पेस के लिए काम करती हो, रॉकेट भेजती हो मंगल ग्रह पे, अलग शुक्र ग्रह पे, तो ये सारी काम जो करती है वो कौन करती है? इसरो करती है, ठीक है। अगर बात करें इसरो की, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में, 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। ओके, इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीनिवास रामानुजन और होमी जहांगीर भाभा। ओके, ये 4 नाम दिए हुए हैं। कह रहा है कि फाउंडर कौन थे, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे, ठीक है। इन्होंने ही इसरो की स्थापना की थी। अगर मैं ये बात करूं कि आज के समय में, प्रेजेंट में इसरो के चीफ कौन है, इसरो के हेड कौन है, कह दूं मैं अगर कौन है, तो ये है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ ये इसरो के 11वें नंबर के
क्या है, चीफ हैं। इसरो के 11वें नंबर के चीफ कौन है, एस सोमनाथ। ओके, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, आप लोगों को पता है इन्हें हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना, जितनी भी मिसाइल वगैरह इंडिया में स्टार्ट हुई, ठीक है, इनका बहुत सा श्रेय है, योगदान है हमारे राष्ट्रपति जी का। ये अब हमने क्या बोला, हमारे राष्ट्रपति जी का, ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम, और ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। श्रीनिवास रामानुजन ऑप्शन नंबर 3 है, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन, गणितज्ञ बहुत बड़े थे, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, और ये है होमी जहांगीर भाभा को हम लोग फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, फादर कहते हैं इंडियन न्यूक्लियर, जो भी हमारा इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ इन्हीं के सिरे से स्टार्ट हुआ, ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 12वें का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, विक्रम साराभाई। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। हम जिस मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, हमारी आकाश गंगा जो है उसका आकार कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये बताना है। हमारी जो आकाश गंगा है उसका आकार कैसा है, ऑप्शन दिया हुआ सर्कुलर, स्पाइरल, एलिप्टिकल और डायमंड। तो जो हमारी आकाश गंगा उसका जो आकार है वो स्पाइरल है, 13वें का ऑप्शन सेकंड। 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉज ऑफ द रिवोल्ट 2057। कौन सा इसमें से कारण है 1857 के विद्रोह के होने का। पहला ऑप्शन है इंडियन सोल्जर्स वेयर पेड लो सैलरी, भारतीय जो सैनिक थे उनको कम वेतन दिया जाता था। तो जी ये बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, कि ये एक कारण था, ठीक है, ए सही है। बी ऑप्शन दिया हुआ है झांसी वाज एनेक्स्ड अमोंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, झांसी चुप के सिद्धांत के कारण झांसी पर कब्जा कर लिया गया। तो ये भी सही है, चुप के सिद्धांत डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स को डलहौजी ने लाया था, और इसमें कहा गया था कि जिस भी राज्य के, ठीक है, जिस भी राजा के खुद का वंशज नहीं है वो किसी भी छोटे बच्चे को गोद नहीं ले सकता है, और उसकी जो संपत्ति है, जो उसका राज्य है, वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ जाएगी। ये था डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं चुप की नीति, ठीक है। तो ये 1857 का ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स। अब ऑप्शन सी दे रहा पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, तो ये कहीं से भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। अगर हम लोग जो नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनना है, विकल्प को चुनना है, तो सी को हम लोग कट कर देंगे, सी जहां जहां है वहां क्या कर देंगे, हम लोग कट कर देंगे। देखते हैं कहां कहां सी है, तो हमें सी दिख रहा है कहां पे, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 को अगर हम लोग कट कर देते हैं सी को, तो हमें 3 ऑप्शन मिल चुका है, 1, 2 और 3, इनमें से कोई आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं जालियांवाला बाग मैसेकर, जालियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड कह सकते हैं हम लोग। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो ये भी 1857 की बाद की घटना है। बंगाल विभाजन भी 1857 की बाद की घटना थी। तो ये कारण कैसे हो सकता है, फ्यूचर कभी भी प्रेजेंट का कारण नहीं हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट का कारण होता है, ठीक है। तो यहां पर ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी भी कहां है, और चौथे में ऑप्शन डी भी है, तो ये तो गया ऑप्शन डी, ठीक है। हैवी टैक्सेशन, भारी कराधान, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर बहुत सारे टैक्स वसूलती थी, तो ये सही है, मतलब ए बी ई जहां दिख रहा है वो सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड 14वें का ऑप्शन 2 सही होगा। 15 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेकलेस इज रिलेटेड टू ज्वेलरी इन द सेम वे शर्ट इज रिलेटेड टू, हार आभूषण से उसी प्रकार संबंधित है जैसे शर्ट से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है नेकलेस रिलेटेड टू ज्वेलरी, ठीक है ना। नेकलेस क्या है, एक प्रकार का ज्वेलरी है, नेकलेस क्या है, एक प्रकार क्या है, ज्वेलरी है। हार क्या है, एक प्रकार का आभूषण है बोल सकते हैं। वैसे ही शर्ट क्या है, शर्ट कपड़ा है एक प्रकार का, शर्ट क्या है, कपड़ा है एक प्रकार का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15वें का ऑप्शन नंबर 1, 15 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आते हैं 16 पे, द गिवन रिएक्शन इज कॉल्ड, दी गई प्रतिक्रिया कहलाती है।
CaO प्लस H2O, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो कह रहे कि ये कौन सा रिएक्शन है। 4 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहां पर देखना है हमें कौन सा, जब दो चीजें मिलती हैं, दो चीजें मिलकर एक चीज बनाती हैं, ठीक है, when two or more compound combine to form a single compound it is called the combination reaction। जब दो कंपाउंड मिलेंगे और एक सिंगल कंपाउंड को फॉर्म करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये जो दिया हुआ जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बताता है, संयोजन प्रतिक्रिया को बताता है। 16वें का ऑप्शन 3 सही होगा। आते हैं हम लोग 17वें पे। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स विच द बेसिक इज टर्म्ड एज गॉड्स पार्टिकल। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार किस मूल इकाई को गॉड पार्टिकल कहा, गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है, क्वेश्चन ये है। तो देखो, प्रोटॉन को गॉड पार्टिकल नहीं कहते हैं, हिग्स बोसॉन को कहते हैं। किसे बोलते हैं, हिग्स बोसॉन। ऑप्शन नंबर 2 17वें का ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग क्या कहते हैं, हिग्स बोसॉन। ठीक है, गॉड्स पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, 17 का 2। 18 का करेगी सार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। और सार्क की स्थापना 1885 में हुई थी। सार्क की स्थापना 1885 में हुई थी। 8 सदस्य हैं इसके। कितने सदस्य हैं सार्क में, 8 सदस्य हैं। ठीक है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है। ठीक है, तो ये सारी कंट्री क्या है कि सार्क के पार्ट हैं, सार्क कंट्री के पार्ट, मालदीव्स भी है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, सार्क के पार्ट है। ठीक है, सार्क कंट्री के सब मेंबर है। अब यहाँ पे कौन नहीं है, तो चाइना नहीं है इसका मेंबर। तो ऑप्शन नंबर 3 18वें का क्या होगा, 3 आंसर सही है। 19वां देखते हैं। प्लेयर दिया है और उसका निकनेम दिया हुआ है, प्लेयर और उसका निकनेम दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश के नाम से कौन फेमस है, तो ये फेमस है माइकल फेल्प्स। ठीक है, मिशेल फेल्प्स जो है वो फ्लाइंग फिश के नाम से फेमस है। ठीक है, तो ए का क्या हुआ 4। ठीक है, ए का क्या हुआ 4। बी का देखते हैं। ब्लैक पोल, ब्लैक पोल के नाम से पेले, पेले जो है कि ब्लैक पोल के नाम से फेमस है। बी का 3। उसके बाद है टर्मिनेटर, टर्मिनेटर हम लोग हरभजन सिंह को कहते हैं। क्या कहते हैं, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर। सी का 1। अब है पॉकेट डायनेमो, पॉकेट डायनेमो कौन है, केडी यादव। केडी यादव कौन है, पॉकेट डायनेमो। तो अगर हम लोग मिलान करें, मैच करें, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो आप लोगों ने ये पूरा डिस्कशन देखा और आप लोग अपना रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, ये कैसा लगा, ये पूरा पूरा क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों ने ये भी देखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।